हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बड़े स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम स्वागत है आपका टारगेट विथ कमलेश में। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लाया हूँ। दरअसल आजकल काम धंधे का समय है, तो काम धंधे में बहुत व्यस्तता और वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाया। तो अब मैं फ्री हूँ और कोशिश करूँगा कि डेली एक एक वीडियो ज़रूर लाऊं। तो हम आधुनिक भारत की जो सीरीज है हमने शुरू की हुई है, तो उसकी एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो आज ये हमारी आधुनिक भारत की सीरीज की दूसरी वीडियो होगी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, किस प्रकार से उनका आगमन हुआ और ये आगमन क्यों हुआ, इस चीज़ को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने इस वीडियो पर। पहले इस यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम इनका एक बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो की पॉइंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम जो यूरोपीय कंपनी आई हुई थी वो आए थे कौन? पुर्तगाली। सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली उसका नाम था। कौन था वो जो सबसे पहले भारत में आया था? उसका नाम था क्या? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। अब ये वास्को डी गामा जो है 1498 में 13 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ठीक है, इससे पहले अच्छा, जो ये यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई, इनका क्यों आई ये कंपनी भारत में, ये हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है। तो ये इनका जो भारत में आने का जो मेन जो रीजन था वो यही था कि भारत में ये व्यापार करें, भारत से जो कच्चा माल वगैरह है इसको अपने देश में ले जाएं और वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इस बेस से ये लोग भारत में आए हुए। ठीक है, ये नहीं कि जो 1498 में पुर्तगाली आए, इससे पहले जो है वो यूरोप से भारत का व्यापार नहीं होता था। दोस्तों, इससे पहले भी भारत के साथ यूरोपियों का व्यापार होता रहता था। ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं कि फिर क्यों बंद हो गया। ठीक, यूरोप एक छोटे से हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ऐसा नहीं है कि एशिया और यूरोप के बीच जो भारत है, हमारा जो भारत देश है, ये यूरोप के साथ व्यापार नहीं होता था। ये जो व्यापार था ये पहले भी होता था, 1498 ईस्वी से बहुत पहले भी हुआ करता था ये व्यापार। लेकिन एक ऐसा कारण रहा कि ये व्यापार जो है अवरुद्ध हो गया। तो इसके पीछे कहानी है कि यूरोप, इस भारत और यूरोप के बीच पहले जो है स्थल के माध्यम से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा बीच में एक ऐसा कारण आया कि जो ये मार्ग है ये अवरुद्ध हो गया। इस मार्ग अवरुद्ध होने के पीछे एक रीजन था कि यूरोप के एक पूर्वी हिस्से में, यूरोप के पूर्वी हिस्सा, इसका नाम था कस्तुनतुनिया। यूरोप का एक पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ इसका नाम है कस्तुनतुनिया। इस कस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस कस्तुनतुनिया पर क्या कर दिया? यूरोप ये अरबों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया कस्तुनतुनिया पर और अपना अधिकार कर लिया। यहाँ क्या कर लिया? अरबों ने आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। इससे क्या हो गया कि यहाँ पर जो है उनका अधिकार हो गया कस्तुनतुनिया पर। अब यहाँ से जो यूरोपी थे ये ना यहाँ भारत में आ पाते थे और न भारत से वो इधर
जा पाते थे, जो स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। और ये सन था, इस सन को याद रखिएगा आप लोग, 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, ठीक है। तो इसी कारणवश ये अब भारत और यूरोप में जो है अब व्यापार होना इनका बंद सा हो गया। इसी क्रम में यूरोप वासियों ने फिर क्या किया कि कुछ नए मार्ग की खोज करने की सोची, कुछ कोई ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे भारत में जो है पुनः क्या हो जाए, वहाँ व्यापार शुरू किया जाए। ईस्वी में सर्वप्रथम क्या हुआ, 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है। कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकलता है। अब ये भारत की खोज के लिए निकलता है, भारत की खोज के लिए इसको पहुंचना होता है कहाँ, पूर्वी हिस्से में, है ना। तो यूरोप से ये निकलता है भारत की खोज के लिए, तो ये इधर, ठीक है, ये पहुंच जाता है पश्चिमी हिस्से में। पश्चिम यहाँ उत्तरी अमेरिका, यानी कि ये अमेरिका की खोज कर लेता है। किसकी खोज कर लेता है, अमेरिका की खोज, ये पश्चिम हिस्से में पहुंच जाता है। तो इससे एक प्रश्न बन जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। वो भारत की खोज नहीं कर पाया, वो कहाँ, वो पश्चिम हिस्से में पहुंच गया। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। इसके तुरंत बाद 1498 ईस्वी में, कितने, 1498 ईस्वी में यूरोप के ही पुर्तगाल से निकलता है एक यात्री। कौन निकलता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा निकलता है, और ये निकलता है कहाँ, ऐसे निकलते हुए, ठीक है, ये निकलता है सीधे से, ठीक है। तो ये यूरोप अफ्रीका को क्रॉस करते हुए सीधे आ जाता है भारत में। ये भारत की खोज कर लेता है 1498 ईस्वी में, ठीक है। और जो इस वास्को डी गामा जिस मार्ग से निकला है, ये समुद्री मार्ग है, ठीक। तो इस मार्ग को हम नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप। कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है, केप ऑफ गुड होप। इस मार्ग को क्या नाम देते हैं, केप ऑफ गुड होप। तो ठीक, केप ऑफ गुड होप। तो ये था कुछ बेसिक से पॉइंट। तो अब हम समझेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, मैंने की पॉइंट जो है नोट किए हुए हैं। सर्वप्रथम कंपनियों का आगमन का क्रम, यानी कि कौन सी कंपनी किस क्रम से आई है ना। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, जैसे कि हम जानते हैं वास्को डी गामा पहला यात्री था जो भारत में पहुंचा था। तो वो कौन, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, वो था यूरोप के पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था, पुर्तगाल का निवासी। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे भारत में, उसके बाद जो है वो डच आए थे, फिर जाके अंग्रेज आए, और फिर जाके फ्रांसीसी आए। आने को तो और भी कुछ और भी विदेशी आए थे, और भी यूरोपीय आए थे, जैसे डेनिश हो गया, स्पेनिश हो गया, ठीक है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये चार ही हैं कि ये क्या कहते हैं, पुर्तगाली हो गया, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो हम लोग इन्हीं चार कंपनियों और इन चार देशों के बारे में, इन चार यूरोपीय कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला है पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे, कहा 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में। ये कहाँ आए थे, ये आए थे, ठीक, ये केप ऑफ गुड होप रास्ते से होते हुए ये पहुंचा था भारत के कहाँ, भारत के कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह कहाँ है, भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट, जिसको हम मालाबार तट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कालीकट का वहाँ का एक स्थानीय जो शासक था उसका नाम था जमोरियन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, ठीक। जमोरियन का वास्तविक नाम कुछ और था, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग उसको सर्च कर लेना क्या नाम था।
तो उसको ये लोग क्या होता था, बोल नहीं पाते थे अंग्रेज लोग, बोलने में इनको परेशानी होती थी उस शब्द को बोलने में, तो ये लोग जमोरियन जमोरियन करके उसको पुकारा कर देते और हम भी उसको जमोरियन करके ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जमोरियन ही हमें ध्यान रखना। तो स्थानीय यहाँ का जो शासक था वो कौन था, वो स्थानीय शासक था जमोरियन। इसको भी नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक, जमोरियन। ठीक है, वहाँ का स्थानीय शासक था, इसने उसका भव्य स्वागत किया था। और इन्होंने, ये जमोरियन ने जो है उनको अपने व्यापार करने की आज़ादी दे दी थी। ठीक है, तो 1498 ईस्वी में जब ये वास्को डी जब आया था, ये कौन से मार्ग से आया था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते से आया हुआ था। ठीक है, केप ऑफ गुड, समुद्री मार्ग से आया था ना, जो इस समुद्री मार्ग से आया है उसको हम नाम दे देते हैं केप ऑफ गुड होप। तो जब ये यहाँ आया, इसने यहाँ से मसाले वगैरह जो भी आइटम था उसको क्या किया, इसने ले करके यहाँ से इंडिया से वापस अपने देश पुर्तगाल में चले गया। तो वहाँ जाके जब इसने उस आइटम को बेचा, वहाँ जब इसने बेचा पुर्तगाल में जाके, तो बताया जाता है कि इसको उस आइटम से 60 गुना का मुनाफा हुआ। कितना? 60 गुना मुनाफा हुआ इसको। ठीक है, तो 60 गुना मुनाफा बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये में उन लोगों ने यहाँ से खरीदी, तो 100 रुपये में इन्होंने खरीदा, तो वहाँ जाके इन्होंने 60 गुना मुनाफा बेच दिया। कहने का मतलब कि इन्होंने उसको कितने बेच दिया, 6000 रुपये में बेच दिया। ठीक, 100 रुपये का 60 गुना। ठीक, तो कहाँ 100 रुपये में आइटम और खरीदा और कहाँ 6000 रुपये में बेच दिया। देखो कितना फायदा हो रहा है। तो इसी फायदे को देखते हुए वहाँ का जो स्थानीय जो पुर्तगाल का जो शासक था, उसने क्या किया, और भी अपने बेड़े वहाँ, जहाजी बेड़े वगैरह ये भेजने शुरू कर दिए। तो इसी क्रम में जो है क्या होता है, 1500 ईस्वी में, कितने, 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में नए जहाजी बेड़ा आता है, किसके संरक्षण में आता है, पेड्रो अल्बरेज आता है। कौन आता है, पेड्रो अल्बरेज आता है 1500 ईस्वी में। ठीक है, एक ग्रुप फिर से आता है जिसका नाम होता है पेड्रो अल्बरेज। ठीक, पेड्रो अल्बरेज आता है। तो इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ये भी यहाँ से सामान ले गया और वहाँ जाके बेच दिया, तो इसको भी बहुत मुनाफा हुआ। ठीक, तो इसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा फिर से आते हैं। कब आते हैं, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या होते हैं, पुनः फिर से आते हैं। ठीक, इसके बाद जो है 1505 ईस्वी से पुर्तगाल ने अपने वायसराय जो है यहाँ भेजने शुरू कर दिए। भारत के वायसराय बनाकर उनको क्या किया, भारत में भेजना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ का वर्चस्व कायम रह सके। ठीक, तो 1505 ईस्वी में प्रथम जो वायसरॉय बनकर भारत आया, प्रथम वायसरॉय या गवर्नर भी बोल देते हैं इसको, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1505 ईस्वी में ये भारत का वायसरॉय बन के आया। तो इसने क्या महत्वपूर्ण काम किया, नंबर एक तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो है, ये प्रथम वायसरॉय था पुर्तगाल का, ये याद रखना है हम लोग को। ठीक, और इसने एक नई नीति अपनाई भारत में व्यापार करने के लिए। वो नीति थी, उसकी नीति को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये क्या होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये होता है कि जो समुद्री इलाका है, जैसे हिंद महासागर वगैरह, जो समुद्री भारत का जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिंद महासागर नीचे को, तो यहाँ चूंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे, तो ये लोग क्या करते हैं कि समुद्री जो इलाका है उस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ताकि जो विदेशी जो कंपनियां और जो कंपनियां वगैरह अन्य देश के जो आएंगे, अन्य देश के जो
आने की सोच है, तो इनका यहाँ पर वर्चस्व हो और ये लोग क्या करें यहाँ अपना अधिकार से, यानी कि जो बाहर के जो विदेशी जो कंपनी आएंगी उनको नियंत्रण में रख पाएंगे। ठीक है, तो इसने क्या निकाला, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो ये मेन इतना इससे महत्वपूर्ण था। तो अगला जो आया अगला जो शासक आया 1509 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में जो अगला जो शासक आता है वो शासक कौन था, अल्बुकर्क। कौन आया, अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक ये भारत का वाइसरॉय बना। ठीक, अल्बुकर्क ने क्या किया, अल्बुकर्क को नंबर 1 की इसको वास्तविक संस्थापक, वास्तविक वाइसरॉय भी बोलते हैं, वास्तविक, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक यहाँ। ठीक है, वास्तविक संस्थापक को ठीक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक वाइसरॉय। अब इसको वास्तविक वाइसरॉय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने अपने पुर्तगाल की जो है वो कंपनी का वर्चस्व को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या किया, कंपनियों को बढ़ाने के लिए और पुर्तगाल के जो नियंत्रण है उसको और मजबूत बनाने का प्रयास किया। नंबर 1 इसने किया 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर अभियान, सुना होगा आपने, बीजापुर अभियान में इसने गोवा को छीना। किससे छीना था, बीजापुर के जो राजा थे, ठीक है, आदिल शाह। बीजापुर के जो शासक थे वहाँ के, आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और हम जानते हैं कि गोवा 1510 ईस्वी में इनके कब्जे में आ गया था और भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग 1961 ईस्वी में ये जो है गोवा को आज़ाद करते हैं, भारत को सौंपते हैं। ठीक है, यानी कि 1947 के बाद इतने ईयर तक, लगभग 14 वर्ष तक फिर भी गोवा जो है, गोवा, दमन दीव वगैरह ये एरिया ये पुर्तगाल के कब्जे में ही रहा। ठीक है, पुर्तगाली लोग अपना अधिकार जमाते थे, कहते थे कि ये जो है ये क्षेत्र जो है हमारा अपना क्षेत्र है। जो पुर्तगाली यूरोपी उतनी दूर से हमारे देश में अपना कब्जा बता रहे हैं, देखो वो लोग स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी 14 वर्ष के बाद छोड़ते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन बल से। हम जानते हैं कि पुलिस प्रशासन बल के द्वारा उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा जाता है, गोवा से उनके अधिकार को छीना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे इतना इम्पोर्टेंट था। अगला जो तीसरा जो वाइसरॉय जो भारत में आता है उसका नाम है नीनो बोलते हैं। उसका जो नाम है उसका नाम है निन्हो डी कुन्हा। इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। क्या किया था, गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। और हम इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि गोवा पर जो अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। 1510 ईस्वी में किसने किया था, कौन था उस समय वाइसराय पुर्तगाल का, तो वो था अल्बुकर्क। कौन था, अल्बुकर्क। ठीक है, और लेकिन उसने गोवा को राजधानी नहीं बनाया था, उसने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था, कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। अब यहाँ निन्हो डी कुन्हा ने जो है वो गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया, गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इसने जो है वो दीव पर 1500, ठीक है, 1535 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। ठीक, और दमन पर ऐसे ही दमन पर 1539 ईस्वी में
क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। दीव पर 1535 ईस्वी में और दमन पर 1539 ईस्वी में निन्होडी कुन्हा ने अपना अधिकार कर लिया था। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार गोवा में 1961 से इन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, ठीक है, अपना अधिकार जताना इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, भारत को सौंप दिया था गोवा। उसी प्रकार 1961 ईस्वी में दीव और दमन पर भी इन्होंने अपना अधिकार क्या कर लिया, छोड़ दिया, भारत को सौंप दिया था। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों से इतना काफ़ी होता है। ठीक, क्वेश्चन अगर हमसे ये यूरोपीय कंपनियों में से कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है वो भी पुर्तगाल से, तो हम पुर्तगाल से लगभग पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ लेते हैं हम कंपनियों का आगमन का क्रम। पुर्तगाली सर्वप्रथम आए थे 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो दूसरी जो कंपनी आई थी वो थी 1595 ईस्वी में, डच लोग आए थे। ठीक, उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए 1600 ईस्वी में, फ्रेंच लोग आए 1664 ईस्वी में। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डच पहले आए कि अंग्रेज़ पहले आए थे। ठीक, तो डच और अंग्रेज़ इनमें होता क्या है कि अंग्रेज़ लोग जो है, ठीक, अंग्रेज़ी लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी की जो स्थापना का क्रम था वो अंग्रेज़ों ने पहले खोला। ठीक, डच लोगों ने वही चीज़ जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच को हम हॉलैंड, नीदरलैंड वगैरह भी जानते हैं। ठीक है, तो एक ही नाम है हॉलैंड, नीदरलैंड, डच का ही। तो ये डच लोग आए पहले अंग्रेज़ों से। डच लोग क्या हुए, अंग्रेज़ों से पहले आए, लेकिन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत पहले हुई। डच लोगों ने अपनी कंपनी जो है वो बाद में खोली थी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो यूरोपीय जो कंपनियां आई, इन कंपनियों का मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य इनका यही था कि भारत से व्यापार करें। ठीक है, व्यापार के लिए क्या करेंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, कंपनी तभी ना तो व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपनी खोलने का क्रम जो है, कंपनी की स्थापना का क्रम में अंग्रेज लोग पहले हो जाते हैं। जो अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए वो 1600 ईस्वी में ही क्या कर लेते हैं, कंपनी को खोल लेते हैं। और अंग्रेजों को कंपनी की खोलने का जो सन है वो भी हमें मालूम है कि 31 दिसंबर कितना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो थी, उन्होंने इसको अपना अधिकार प्रदान कर दिया था कि आप लोग क्या है, कंपनी को इंडिया में खोल सकते हैं। ठीक है, तो डच लोग 1595 में जो आए वो लोग 7 वर्ष के बाद अपनी कंपनी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, आए डच पहले और अंग्रेज जो है बाद में आए, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना पहले की, डच ने बाद में की। ठीक है, वैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच के अलावा हमें मालूम है कि ये पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ठीक है, इतने ये लोग आए हुए थे। तो डच, ये जो हमसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच से इम्पोर्टेंट रहते हैं और उनसे कोई ज़्यादा हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इन्हीं चीज़ों से को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब अगला है कंपनी की स्थापना का क्रम। तो पहले पुर्तगाली लोग आए, इन्होंने 1498 ईस्वी में क्या किया, अपनी कंपनी का स्थापना कर ली थी। ठीक है, इन्होंने ये जो मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है, ये लिखा है मैंने उनकी व्यापारिक कोठी। इन लोगों ने पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी, तो ये व्यापारिक कोठी खोली थी पुर्तगाली ने कोचीन में। ठीक है, चूँकि ये लोग सभी लोग समुद्री मार्ग से आए, तो ये लोग जो भी अपनी कंपनी खोलेंगे ये समुद्र के किनारे ही खोलेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये लोग कहाँ खोलेंगे, समुद्र के किनारे खोलते हैं। तो पुर्तगाली लोग 1498 ईस्वी में आए थे और 1498 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया, कंपनी की स्थापना कर ली थी। अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए थे, है ना, अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए और 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी खोल ली थी। ठीक, डच लोग 1602 ईस्वी में इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। हम लोग जानते हैं कि डच लोग 1595 ईस्वी में आए थे, है ना, तो 7 वर्ष के बाद ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। फ्रांसीसी लोग 1664 ईस्वी में आए थे और 1664 ईस्वी में ही क्या करते हैं, कंपनी खोल लेते हैं। ठीक हो गया,
ये कोचीन 1503 ईस्वी में इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली पुर्तगालियों ने, और सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने खोली थी। यानी कि 8 वर्ष के बाद, कंपनी की स्थापना के 8 वर्ष बाद सूरत में इन्होंने 1608 ईस्वी में खोल दी थी कंपनी। ठीक, एक यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन आता है कि कहीं 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी खोली थी करके बताते हैं, है नी, और कभी मछलीपट्टनम में इन्होंने बोलते हैं कि 1600 कितना 11 ईस्वी में। ठीक है, 1611 ईस्वी में खोली थी मछलीपट्टनम में सबसे पहले फैक्ट्री, ये व्यापारिक कोठी में। तो इसमें होता क्या था कि 1608 ईस्वी में जिस समय भारत में क्या था, मुग़लों का शासन था, जिसमें जहांगीर शासक था उस समय। तो जहांगीर के दरबार में जब ये गए कि हम व्यापारिक कोठी खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग खोल दीजिएगा, और इन्होंने कहा कि हम जो है सूरत में व्यापारिक कोठी खोलना चाह रहे हैं। तो 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी वहाँ स्टार्ट किया, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ जहांगीर को कुछ कारण रहा होगा, जहांगीर ने उसने क्या किया कि सूरत में जो कंपनी की जो ये व्यापारिक कोठी जो खोल रहे थे उसको क्या किया, बंद करा दिया कि भाई बंद करो इसको। ठीक है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में कंपनी की स्थापना, ये व्यापारिक कोठी खोली 1611 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है सूरत में जो इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली, ये फिर बाद में फिर शुरू हुई 1612 से 1612 में। तो 1613 ईस्वी में लगभग ये पूर्ण हुआ, 1613 ईस्वी में। लेकिन पहली जो व्यापारिक कोठी जो पूर्ण रूप से तैयार हुई वो थी 1611 ईस्वी में। अगर कहाँ खोली है ये पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन, तो 1608 ईस्वी में हम सूरत बोल देंगे। ठीक है, डच लोग 1602 ईस्वी में, इन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में क्या किया था, 3 वर्ष बाद ये व्यापारिक कोठी खोली थी। ठीक है, फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में आए भी थे, और कंपनी भी 1664 ईस्वी में खोली, और 4 वर्ष के बाद सूरत में इन्होंने क्या किया, अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों सूरत में खोलते हैं, और पुर्तगाली कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी खोलते हैं, और डच लोग मछलीपट्टनम। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, पुर्तगाली लोग कोचीन में खोलते हैं यानी कि पीके। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि पीके हो गया। ठीक, अंग्रेज लोग सूरत उनके गोरे होते हैं ना अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज सूरत ऐसे याद रखेंगे कि अंग्रेज सूरत, इनकी सूरत बहुत खूबसूरत होती है ना, गोरे होते हैं ये लोग। तो ऐसे ही डच लोगों को कैसे याद रखेंगे कि डच लोग हैं, डच मछलीपट्टनम में खोली इन्होंने व्यापारिक कोठी पहले, तो डच से डल करके याद रखें। मछली मतलब मछली जैसा है, मछली डल होती है ना, डल होती है मछली एकदम, तो उसको याद रखेंगे, मछली यानी कि डल होती है मछलीपट्टनम में। ठीक है, ऐसे ही फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी फांसी करके याद रखेंगे, तो ये हमें याद रहेगा। ठीक हो गया, इतना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए इसके लिए हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं इसको, और अगली जो हमारा जो पुर्तगाली के बाद डच लोग थे, अंग्रेज लोग थे और फ्रांसीसी लोग थे, इनको अगले भाग में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं पॉइंटों पर को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।